हेलो दोस्तों, आपका इस आई एस सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज हमारा 31 मार्च है। अगर देखा जाए तो कितना है, तो हमारा 31 मार्च है। आज हम आपको जो भी पीटी और मेंस इंटर होंगे इस न्यूज आपको उसके सामने डिस्कस करेंगे आप लोग के सामने। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया आप चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और देखा जाए तो आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे उसको मैं डिस्कस करता हूँ आप लोग के सामने। देखेंगे, ये हमारा दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर नहीं लगेगा आयात शुल्क। इसके बारे में है कि निहारिका नामक बच्ची है, निहारिका नामक बच्ची हैं, निहारिका नामक बच्ची हैं, नामक बच्ची का दर्द बना आधार, मतलब मामला जानकर केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने लिया फैसला ये। और निजी प्रयोग के लिए आयात की जाने वाली इस तरह की दवाओं पर नहीं लगेगा चुकाना होगा शुल्क, कोई भी शुल्क नहीं चुकाना होगा। आगे देखें, इसके बारे में हम डिस्कस करें। कहा जा रहा है वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर ये कहा है कि दुर्लभ बीमारियों की दवा का आयात अगर निजी प्रयोग के लिए किया जाता है तो उस पर शुल्क नहीं चुकाना होगा। इस छूट को पाने के लिए आयात करने वाले को केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिला चिकित्सा अधिकारी से मिला प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 में उल्लेखित सभी बीमारियों की दवाओं के लिए निर्णय लिया है। अब 17 करोड़ रुपए की है सबसे महंगी दवा, उसका क्या नाम है? तो ये दुर्लभ बीमारी जो है स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्राफी SMA के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली जो लगेस्मा सबसे महंगी दवा है, इसकी एक खुराक का खर्च लगभग 17 करोड़ रुपया है। आगे चलेंगे। कहा जा रहा है नौकरशाहों को देनी होगी शेयर में निवेश की जानकारी। नौकरशाहों को देना होगा शेयर में निवेश की जानकारी। मतलब केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS के सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि अगर स्टॉक शेयर या अन्य निवेशों में उनका कुल लेन देन एक कैलेंडर वर्ष में उनके 6 महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। अगर देखा जाए कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा 20 मार्च को जारी इस आदेश के तहत मांगी गई जानकारी अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली 1968 के नियम 16(4) के तहत साझा की जाने वाली जानकारी के अतिरिक्त है। आगे बात करें इसमें तो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के सचिवालयों को जारी इस आदेश में नियमावली के नियम 14(1) का संदर्भ दिया गया है और जिसके अनुसार सेवा का कोई भी सदस्य किसी भी स्टॉक शेयर या अन्य निवेशों में सट्टेबाजी नहीं करेगा। लेकिन यह प्रावधान स्टॉक ब्रोकर या कानून के तहत अधिकृत किसी अन्य लाइसेंसधारी व्यक्ति के जरिए कभी कभार किए गए निवेश पर लागू नहीं होगा। नियम में यह भी कहा गया है कि शेयर से सिक्योरिटीज या अन्य निवेशों की बार बार खरीद या बिक्री या दोनों को उपनियम के तहत सट्टेबाजी ही माना जाएगा। आदेश के मुताबिक चूंकि शेयर सिक्योरिटीज डिवेंचर्स इत्यादि नियमावली के नियम 16 के तहत व्याख्या 1 के अनुसार चल संपत्ति माना जाता है। देखिए यहाँ पे चल संपत्ति के बारे में कहा जा रहा है कि चल संपत्ति किसको माना जाता है, इसके बारे में समझ लें। ये आपको समझना जानकारी होना चाहिए। ये अगर मान लीजिए इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाए तो पता होना चाहिए क्या है। तो शेयर सिक्योरिटी डिवेंचर इत्यादि नियमावली के नियम 16 के अनुसार तहत व्याख्या के अनुसार चल संपत्ति मानी जाती है। अगर कोई लेन देन सेवा के किसी अधिकारी को 2 महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो नियम 16(4) के तहत उसे निर्धारित प्राधिकारी को उसकी जानकारी देना भी जरूरी होगा। नियम 16(4) ये कहता है कि सेवा का प्रत्येक सदस्य ऐसे प्रत्येक लेन देन की जानकारी सरकार को देगा जिसका मूल्य सदस्य के 2 महीने के मूल वेतन से अधिक हो। सेनाओं का दमखम बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए के सौदे हुआ है। जो है हमारा किसके ये जो होगा सौदा जो हो रहा है किस अभियान के तहत, तो ये आत्मनिर्भर अभियान के तहत स्वदेशी कंपनियों से होगी खरीद। मतलब रक्षा मंत्रालय के भारतीय कंपनियों ने नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज़ों और 6 मिसाइल दागने में सक्षम युद्धपोतों के निर्माण का सौदा किया है। यह सौदा 19,600 करोड़ रुपये का है। सरकार ने रक्षा मंत्री के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने के फैसले के लिए यह सौदा किया है। चीन से टक्कर लेने के लिए उन्नत मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मतलब
ये कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को 6,000 करोड़ रुपए के सौदे का आदेश सार्वजनिक निजी क्षेत्र की कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड मतलब बीडीएल को मिला है। कंपनी सेना की 2 रेजिमेंटों के लिए उन्नत अवकाश आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करेगी। भारतीय कंपनी से ही करने का फैसला किया है। इसी के बाद बीडीएल ने क्षमता का विकास करते हुए एयर डिफेंस का उन्नत सिस्टम बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस सौदे से कम कीमत में खरीद के साथ विदेशी मुद्रा की भी बचत हुई है। उन्नत सिस्टम 4500 मीटर की ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है और इसकी मिसाइलों 25 ठीक है। आगे है उन्नत सिस्टम 4500 मीटर की ऊंचाई ऊंचाई पर तैनात किया जा सकता है और इसकी मिसाइल ने 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर भी लड़ाकू विमानों और ड्रोनों को निशाना बना सकती है। इस सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कार्य करेगा और इसलिए लक्ष्य को ढूंढने की उसकी क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। आगे चलें। ये 90 पूर्व नौकरशाहों के रिजिजू के बयान के खिलाफ लिखा पत्र मतलब केंद्रीय जो मंत्री हैं कानून मंत्री रिजिजू के न्यायपालिका के खिलाफ बयान की आलोचना करते हुए पूर्व नौकरशाहों ने उनके खिलाफ एक खुला पत्र लिखा है। मतलब क्या लिखा है तो रिजू से कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने कोई समझौता नहीं किया सकता है। लोकतंत्र में अधिशासी का अपने दायरे बाहर जाना कतई स्वीकार नहीं होगा। रिजू को समिति पत्र में कहा गया है कि आपने विभिन्न अवसरों पर और हाल ही में एक टीवी कार्यक्रम में न्यायपालिका पर जो टिप्पणियां की हैं हम उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपके बयान को सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की प्रणाली न्यायिक प्रणाली और न्यायिक स्वतंत्रता और सरकार का सीधा हमला माना जाएगा। हम आपके बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। चलिए ये हो गया। आगे चलें नेक्स्ट टॉपिक में। वित्तीय मामलों में पंचायतों की पारदर्शिता में राज्य उदासीन मतलब कहा जा रहा है वित्तीय मामलों गांवों के विकास के प्राथमिकता पर को लेकर केंद्र सरकार ये चाहती है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय वित्तीय रूप से पूरी तरह पारदर्शी बने, लेकिन लगभग सभी राज्य इसके प्रति उदासीन रहे हैं। पंचायतों के खातों का ऑडिट कराने से अपने हाथ खींचते रहे हैं। वह तो 15वें वित्त आयोग ने खातों के ऑडिट के अनुदान देने के लिए अनिवार्य कर दिया, इसलिए बच्चों को जोर लगाना पड़ा। आगे है कई राज्य पिछले 2 वर्षों के ऑडिट की 25% की न्यूनतम सीमा को ही छू सके हैं। एक केरल ही एक ऐसा मात्र है जहां 100% पंचायतों के खातों को ऑडिट किया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो हालांकि अनुदान पर से संकट अभी भी छटा नहीं है, क्योंकि सिर्फ 9 राज्य ही अब तक छठे वेतन आयोग का गठन कर सकें। इस शर्त को पूरा न करने वाले राज्यों को 2024-25 में अनुदान उनको नहीं दिया जाएगा। 14 संसद अयोग्य हुई, लेकिन गांधी परिवार खुद को मानता है कानून से ऊपर। मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव 24 संसदों को आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद योग्य ठहराया गया है, लेकिन गांधी परिवार खुद को कानून से ऊपर रखता है। राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता के अयोग्य ठहराने पर आंसू बहा रहा है। आगे है चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
चलते हैं, चलिए देखते हैं। ये पूर्वोत्तर की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर भी आपका बहुत ही अच्छा है। ये पूर्वोत्तर में बहुत सारे विकास हुए हैं। वहाँ खेल जगत में भी बहुत सारे खिलाड़ी उभर के आए हैं। ये भी आपको इम्पोर्टेंट हुआ। चलिए, चालू वित्त वर्ष में आईपीओ से पैसे जुटाने में आई 53% की कमी, इसके बारे में अगर बात करें, ठीक है, इस बारे में बात करें हम, ठीक है, कहा जा रहा है चालू वित्त वर्ष में आरंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ के जरिए पैसा जुटाने में 53% की कमी आई है। प्राइम डाटा के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 में 37 कंपनियों ने आईपी के जरिए 52,116 रुपये जुटाए थे, जबकि इसे पिछले वित्त वर्ष में 53 कंपनियों ने आईपीओ से 1,11,547 रुपये जुटाए थे। देखिए, ये चीज़ें हैं। 11 जो है 11 आईपीओ को 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन। डाटा के अनुसार चालू वित्त प्रणाली में आईपीओ को निवेशक मिली जुली कुल 37 में से 11 आईपीओ ऐसे रहे हैं जिनका 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है। इनमें से 2 आईपीओ ऐसे हैं जिनको 50 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है। वहीं 7 आईपीओ ऐसे हैं जिनको 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिला है। शेष आईपीओ के 1 से 3 गुना तक सब्सक्रिप्शन मिला है। तो ये चीज़ें सब्सक्रिप्शन को लेकर था। अब इसमें देखेंगे कि सबसे बड़े जो आईपीओ है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़े 3 आईपीओ, LIC 20,757, डिलीवरी 5235 और ग्लोबल हेल्थ 206, ये सब करोड़ में है, राशि दिया हुआ है। ऊर्जा आयात बिल पर रोक जरूरी, कहा जा रहा है भारत का जो ऊर्जा आयात है, भारत का ऊर्जा आयात बिल खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है, और अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो अगले 2 वर्षों में भारत का कुल ऊर्जा आयात बिल देश के दूसरे तमाम आयात बिल से ज़्यादा हो जाएगा। चालू वित्त वर्ष 22-23 में भारत का ऊर्जा आयात बिल 43.6% की वृद्धि के साथ 260 अरब डॉलर हो जाएगा। यह स्थिति तब है जब भारत रूस से भारी मात्रा में सस्ता क्रूड खरीद रहा है। आगे है आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेंड रिसर्च इनिशिएटिव। आगे चलते हैं। अगर इसमें कोयला के बारे में देखेंगे तो कहा जा रहा है कुल 51 अरब डॉलर का कोयला आया था। मतलब भारत ने वर्ष 22-23 में इराक, रूस और अमेरिका में औसतन 90 से 92 डॉलर प्रति बैरल की दर से कच्चे तेल की खरीद की है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को औसतन 101 से 103 डॉलर प्रति बैरल का भुगतान किया गया। बताते चलें कि एक टन में 7.35 बैरल क्रूड आता है। ऊर्जा आयात बिल बढ़ाने की एक वजह कोयला आयात भी है। भारत में इस वर्ष कुल 51 अरब डॉलर की कोयला आयात किया गया है। इसमें स्टील उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कोकिंग कोल का आयात 20.7 अरब डॉलर था। चलिए आगे चलते हैं। ये संरक्षण, ये इन्वायरमेंट का टॉपिक होगा आपको। बाघों की लगभग सिमट चुकी कुनबे, जो जिसका विलुप्त के कगार पर है। 50 वर्ष से पहले बचाने के देश में जो मुहिम शुरू किया तो उससे न सिर्फ बाघों की आबादी को नई ऊंचाई मिली है, बल्कि देश आज दुनिया में बाघ संरक्षण की मुहिम का नेतृत्व करने को तैयार है। जल्द ही इसका ऐलान होगा। अब ऐसे देशों का बाघ संरक्षण में मदद देने पर है जहां उनकी आबादी तेजी गिर रही है या जहां बाघ खत्म होने के कारण पर मौजूदा समय से। चलिए, भारत में 1973 में बाघों की आबादी सिर्फ 268 था, जो अभी लेकिन ये 50 वर्ष ने इसके संरक्षण की जो मुहिम चलाई उसके चलते बाघों की आबादी 3500 को पार कर चुकी है। जल्द होगा ऐलान। जो टाइगर रेंज में शामिल देशों से होगी शुरुआत। जरूरत के मुताबिक दिए जाएंगे बाघ। कम्बोडिया से हुए करार। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट शुरुआत
की शुरुआत के कल हो जाएंगे 50 वर्ष। अब दुनिया भर में बाघों की संख्या 70% आबादी अकेले भारत में है। टाइगर रेंज में शामिल हुआ भारत, बांग्लादेश, भूटान, कोलंबिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, चीन, रूस, थाईलैंड, वियतनाम वियतनाम, चीन और इंडोनेशिया। आगे चलेंगे। भारतवंशी अजय बंगा जो है वो विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष बनना तय है। मतलब कहा जा रहा है कि जो भारतवंशी हैं अमेरिकी कारोबारी अजय बंगा को विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष बनना तय हो गया है। इस पद के लिए नामांकन की तारीख बुधवार को खत्म हो गई और किसी भी देश ने नए प्रेसिडेंट के लिए कुछ विवरण नहीं भेजा। आगे है कि यह तय होगा कि बंगा बाल विश्व बैंक के नियमित निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। मशरका के पूर्व सीईओ अजय बंगा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना समर्थन करते हुए उनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया था। चलिए, तो यहीं तक हम लोग आज का जो टॉपिक था ये चलते हैं। आने वाले 7 वर्षों में मनुष्य को अमर बना सकते हैं नए नए रोबोट। साइंस टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है। कहा जा रहा है कि आने वाले मात्र 7 वर्षों में नैनो रोबोट्स की मदद से मनुष्य अमर हो सकता है। गूगल के पूर्व विज्ञानी एक कुजवाल ने यह दावा किया है कि 75 वर्षीय जो कंप्यूटर है वैज्ञानिक कुजवाल को उनके सटीक अनुमान के लिए जाना जाता है। उनके 47 अनुमानों में से 86% अनुमान सही साबित हो चुके हैं। गूगल के पूर्व कंप्यूटर विज्ञानी रे कुजवाल ने 2030 तक टेक्नोलॉजी से अमरता का अनुमान बताया है। ये पहले से भी साबित हो चुके हैं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े वैज्ञानिक कुजवाल के कई अनुमान। वायु प्रदूषण से वयस्कों को हत्यारों का ज़्यादा खतरा। मतलब जो वायु प्रदूषण चल रहा है, वायु प्रदूषण जो चल रहा है, कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण जो है, तो वायु प्रदूषण के से वयस्कों में हृदय रोग का खतरा सबसे ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का धुआं भी शरीर से आगे है। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन का धुआं भी शरीर में जहर जहर घोल रहा है। परोक्ष धूम्रपान, पेसिविंग स्मोकिंग भी घातक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान चलिए आगे है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी ने देश में 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिजीज सीवीडी यानी हृदय रोग के सबसे खतरनाक कारणों का पता लगाया है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज दुनिया में मृत्यु का प्रमुख कारण है। हर साल करीब 1.79 करोड़ लोगों की इस बीमारी से जान जाती है। तो इसको पढ़ लेंगे आप चीज़ें। चलिए, तो यहीं तक हम लोग का आज का टॉपिक था। वीडियो को जिन्होंने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इसको जो है आप वीडियो को शुरू से लाता जरूर देखिए। जो इससे क्या होगा कि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।